हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों करते हैं अपना सेशन शुरू। कहाँ तक पहुँच चुके थे? क्वेश्चन नंबर 86 पे आ चुके हैं। 85 तक के सवाल हमने कर लिए हैं। चैप्टर 4 चल रहा है 12th का। और आप सभी को पता है कि जो बच्चे नीट और जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस सेशन से जुड़ते हैं। वो चाहे कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हो, थ्योरी कहीं पे भी पढ़े, क्वेश्चंस आके यहाँ पे आपको करने को मिल जाते हैं। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपके जेईई मेंस पुराने और नीट के पुराने और साथ में कुछ अलग से जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो शुरुआत वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे लेवल के होते हैं जेईई मेंस के। और जो नीट वाले हैं वो तो मैं लास्ट में डालता हूँ, आप सभी को पता ही है। जिनको नहीं पता है, जो बच्चे नए हैं, वो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छे वाले 100 क्वेश्चन करने को मिल जाते हैं। एक पूरी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ये समझ लीजिए, बेस्ट 100 क्वेश्चंस की, अलग अलग चैप्टर्स की। पहले 12th के 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये 4th वाला चैप्टर चल रहा है और उसके 86 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस में आया हुआ है। इसी तरीके से सीरीज में, ये नहीं कि सारे आए हुए क्वेश्चन होते हैं, नहीं। वो जो सबसे पहले क्वेश्चन कराए जाते हैं वो थ्योरी बेस होते हैं, अच्छे कंसेप्ट बेस होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको मतलब वही कराए जा रहे हैं यहाँ पे जो कि आए हुए हैं। वो तो 50 के बाद कराता हूँ मैं, कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर, जब हमारे थ्योरी के और उसके कवर हो जाते हैं, पूरे कंसेप्ट वाले कवर हो जाते हैं, उसके बाद मैं रखता हूँ इन क्वेश्चन। कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाए कि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करें और आसानी से पढ़ पाएँ फिर इसको। चलो 86 पे पहुँच चुके हैं, करते हैं सवाल की शुरुआत। हाँ, जो बच्चे 12th में हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि 12th में अब न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आने लगा, तो अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वो भी इसको सेशन को ज्वाइन करो। बढ़िया है, बहुत मज़ा आ जाएगा करके। आप इसके, मैं ये बस इतना ही वादा कर सकता हूँ आपसे कि आप इसके एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन करके तो जाओ। अगर वे 100 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं यार, आप न्यूमेरिकल पोर्शन में अटक ही नहीं सकते। चाहे आप कोई पेपर दे रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस का दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, और चाहे बोर्ड का दे रहे हो, तीनों पेपर के लिए बहुत अच्छे से सीरीज को डिज़ाइन किया है मैंने। चलो, इसमें बोला ए गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 3 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है और उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस, मतलब उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही बोलते हैं उसको, 10 ओम है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसके अंदर का मैक्सिमम करंट जिसको बोलते हैं IG, वो है 3 मिली एम्पियर का। ओके। फॉर 8 मेजर्स ए करंट ऑफ 8 एम्पियर द वैल्यू ऑफ शंट। अगर इस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बना दें, कैसे बनाएंगे? इसके साथ क्या लगा देंगे? इसके साथ एक शंट लगा देंगे। शंट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। शंट लगाने से ये अमीटर बन जाएगा। जब ये अमीटर बन जाएगा तो आप इससे बड़े करंट का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। अब वो बड़ा करंट उसने कितना दिया है? 8 एम्पियर। वो बड़ा करंट दिया है उसने 8, तो यहाँ से हम इसको 8 एम्पियर का मेजरमेंट इससे ले सकते हैं। इस बड़े करंट को I बोलेंगे, I, और इस छोटे करंट को बोलेंगे जो इसके अंदर जा सकता है, IG। पूरी बात आपको पता है कि शंट किस तरह से काम करता है। पहले कम से कम 5-6 सवाल हो चुके जो अभी पिछली वीडियो में आए थे इसके। डायरेक्ट शंट का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। शंट का फॉर्मूला होता है IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG। IG का मतलब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट होता है उसको कहते हैं IG, जिसको कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो वो तो दे रखा 3 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करो, 10 की पावर माइनस 3। फिर G की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 कही थी शायद, हाँ 10, अपॉन में I माइनस IG। I कितना दे रखा है? I 8 एम्पियर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जरा इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गया आपका 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये बैठ गया 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 8 में से ये माइनस हो रहा है। अब 8 तो काफ़ी बड़ा नंबर है और ये नंबर
3 इंटू 10⁻³ ये बनेगा अप्रोक्स 0.003, बहुत छोटा नंबर है। तो 8 के रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकते हो आप। जब नंबर में बहुत गैप आ जाए ना, एक बड़ा नंबर एक बहुत छोटा नंबर, तो उसको आप छोड़ सकते हो, उसको 0 कर सकते हो। तो इसको 0 कर दो, तो बस नीचे बचेगा 8, उससे अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। 8 से इसको काट लो, 3 हो गया, 6 बचा, 3.7 इंटू 10⁻³ के अप्रोक्स आ रहा है कोई सा? हाँ ये रहा 3.75। मैंने आगे नहीं निकाला, बस इतने में ही काम हो गया। तो बड़ा आसान सा सवाल था। कल के सेशन में हमने कम से कम 5-6 सवाल ऐसे किए हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये फेवरेट टॉपिक सा लग रहा है मुझे। किसका? एनटीए का। बहुत सारे सवाल दे रखे हैं उन्होंने। कल भी था सवाल, कल भी मतलब कई सवाल थे इसके, और आज भी। और ये 2024 का ही आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल मैंने लगा दिया है, देखते हैं। ये भी गैल्वेनोमीटर का ही सवाल है। द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिविजन्स टू 5 डिवीजन व्हेन ए शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसमें हमने करंट भेज दिया I, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल होती है, सुई होती है, वो इधर भागेगी या इधर भागेगी? मतलब सुई जो है वो थीटा एंगल पे जाएगी, थीटा एंगल पे जाएगी। तो थीटा एंगल पे जाएगी तो वो जो एंगल होता है, जैसे इसकी गैल्वेनोमीटर की ये सुई है, यहाँ पे मान सकते हो आप, ऐसे निडल बीचों बीच होती है ऐसे 0 पे, और फिर जैसे ही हम उसमें करंट छोड़ते हैं तो वो इधर भागी, मान लो यहाँ पे। तो थीटा एंगल उसने, उसकी निडल ने थीटा एंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है। इतना थीटा एंगल तक गई वो। तो क्यों गई? करंट दिया आपने। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितना एंगल होता है ये थीटा, ये करंट के प्रोपोर्शनल होता है, या ये कह लो कि जो करंट होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। एक ही बात है, एक ही बात। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी आप करंट डालोगे उसी हिसाब से उसकी सुई जो है या उसकी निडल थीटा एंगल घूमेगी। तो पहली बार में वो कितना घूमी? 25 डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है उसमें ऐसे, जैसे मीटर है यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे निशान बने होते हैं, तो उनको डिवीजन बोल रहे हैं। तो 25 डिवीजन घूमी पहली बार में। मान लो आपने करंट दिया तो इसकी जो सुई घूमी θ1 वो 25 डिवीजन घूमी, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि जब उसके साथ शंट लगा दिया 24 ओम का, तो फिर वो कम घूमी। तो शंट लगाया आपने 24 ओम का। अब 24 ओम का शंट, अब आप कहोगे कि सर आपने पैरेलल में लगा दिया। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल में ही लगे, उन्होंने तो बस ये दे के छोड़ दिया कि शंट लगा दिया 24 ओम का। लेकिन उसने एक बात कही है ना कि उसके जो पहले आई करंट पे वो कितना एंगल घूमी थी? 25 डिवीजन। अब उतने ही करंट तो हमने वही दे रखा है आई अब भी, लेकिन शंट लगाने से वो कम घूमी, पहले से कम। तो मतलब θ2 वो कितना घूमी? 5 डिवीजन्स, 5 डिवीजन घूमी, पहले से कम। कम घूमेगी नहीं घूमी? हाँ। तो क्यों? ऐसा तो सर मीटर में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे इधर से करंट चला, अभी पूरा करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से निकला, लेकिन इस केस में जब आप शंट लगा दोगे तो करंट चला, अब दो रास्ते हैं, कुछ इधर से निकल जाएगा, कुछ ऊपर से निकल जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट निकलेगा वो कम हो गया, शंट लगाने से कम हो गया, तो थीटा भी कम हो गया। तो इसलिए शंट को मैंने पैरेलल में लगाया। अगर करंट कम ना होता तो मैं इसको सीरीज में लगाता, लेकिन कम हुआ। तो चलो अब यहां से इसके अंदर का जो करंट गया IG, देखो कम हो गया, वो यहां से I चला, उसके अंदर गया IG, बाकी का इधर निकल गया I माइनस IG। मान लो शंट लगाया हमने S। बस अब यहां से सॉल्व कर दो। तो पहले यहां से कि यहां पे जो θ1 होगा
इसका एंगल होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो θ1 की वैल्यू दे रखी है 25 डिवीजन, और वो इक्वल्स टू में प्रोपोर्शनल है आई के, तो के लिख दो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में, तो के आई हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया मैंने यहाँ से, ये पता चल गया मेरे को। ठीक है, अब दूसरा ऐसे ही यहाँ से इसके अंदर, अब गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई जी। तो अब इसका जो θ2 है वो प्रोपोर्शनल है आई जी के। तो θ2 को कह सकते हो आप कितना, 5 डिवीजन, और प्रोपोर्शनल हो गया तो इक्वल लिख दो इसको के आई जी के, के आई जी, ये हो गया आपका। ठीक है जी, बस ठीक है। यहाँ से आपने आई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से आई जी की वैल्यू निकाल ली, दोनों को उठा के शंट वाले फॉर्मूले में रख सकते हो। आपके पास शंट का फॉर्मूला होता है कि कितना, तो शंट का फॉर्मूला क्या होता था, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो पिछले 6-7 सवालों में यूज़ कर चुके। तो आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी, आई जी हो गया। शंट लगाने के बाद इसमें जो करंट अंदर जा रहा है वो है के, आई जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो वो आ जाएगी 5 अपॉन में के, इंटू में जी, अपॉन में आई माइनस आई जी। आई कितना था, आई यहाँ से निकाल लो, देखो ये 25 अपॉन में के, और माइनस आई जी की वैल्यू 5 अपॉन में के को कॉमन लेके काट दो ऊपर। अब एस की वैल्यू रख दो, शंट की वैल्यू रख दो, तो शंट की वैल्यू हो गई 24, और ऊपर बचा 5G अपॉन में 25 माइनस 5 कितना बचा, 20, 25 माइनस 5 20 बचा। अब इससे इसको काटो 4, और ये G की जो वैल्यू आ गई ये 4 इंटू 24, 24 इंटू में 4, आंसर आ गया बच्चों 96 ओम। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 96 ओम है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एकदम आसान सवाल था, फिर भी थोड़ा सा पहले से पिछले ऐसे क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन पे कोई सवाल नहीं पूछा था, तो मैं ये कहूँगा ये थोड़ा सा नए टाइप का था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों लगा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 88, और ये जेईई मेंस का 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। बस इसके बाद फिर नीट वाले सवाल लगाएंगे। चलो समझते हैं ये क्या है। इसमें दिया ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ 100 टर्न्स। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके पास कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, एंड ईच टर्न हैज़ एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक टर्न का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। कॉइल का जो एरिया दिया है हर एक टर्न का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। कॉइल जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.01 टेस्ला, एंड डिफ्लेक्शन जो दिया है थीटा वो दिया है 0.05 रेडियन। ठीक है, और उसमें चलने वाला करंट है 10 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन वायर, उसके अंदर जो सस्पेंशन वायर होती है उसका टॉरिजनल कांस्टेंट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है। होता क्या है, 2 मैग्नेट लगी होती है, याद दिला रहा हूँ मैं आपको, पढ़ तो रखा ही आपने। 2 मैग्नेट लगी होती हैं ऐसे, ऐसे नहीं सीधी, ऐसे, उनके बीच में कॉइल घूमती रहती है। वो कॉइल जिस वायर से लटकी हुई होती है वो वायर ट्विस्ट होती है। जब वो घूमती है तो वायर ट्विस्ट होती है। वायर ट्विस्ट होती है तो वायर, अगर उसको वापस छोड़ोगे तो वायर सीधी होगी, वापस सीधी होगी तो फिर कॉइल वहीं आ जाएगी। तो ट्विस्ट होती है तो उसका टॉरिजनल कांस्टेंट होता है। वो कब तक ट्विस्ट होती है, कॉइल को घुमा कौन रहा है, कॉइल को घुमा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टॉर्क, और वो उसको घुमाता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क पैदा कर रहा है वो कितना होता है। अब आपको पता किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर टॉर्क कितना होता है, mb साइन थीटा। अब वहां पे थीटा, वो कॉइल जो मैग्नेट को ऐसे रखा था
तो वो इसलिए रखा था ताकि थीटा हमेशा 90 डिग्री बरकरार रहे। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये एम भी आ गया। अब एम क्या होता है? एम, तो एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है करंट इनटू एरिया, और इनटू में अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन, तो एन आई ए होता है। तो एम की जगह एन आई ए, फिर मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन 90 की वैल्यू 1, ये टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क यहां पर हाँ किसके इक्वल होता है? वो देखो टॉर्क क्या करता है, कॉइल को घुमाता है। अब कॉइल घूमी तो जिस वायर के ऊपर वो लटकी हुई है कॉइल, वो वायर ट्विस्ट हो जाती है, वायर घूम जाती है। वायर के ट्विस्ट होने का जो उस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई किसी चीज को, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचोगे तो वो वापस जाएगा, ऐसे ही वायर को ट्विस्ट करोगे तो वो वापस जाएगी। आप एक धागे को भी ट्विस्ट करते हो और उसे फिर फ्री छोड़ते हो तो वो वापस चला जाता है ऐसे। तो वो ट्विस्ट में रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। अब ये जो टॉर्क लगाया गया है यहाँ पे, ये किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड ने कॉइल को घुमाने में टॉर्क लगाया, और वायर उसके ऊपर वापस उसको लाने में टॉर्क लगाती है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है ये किसके बराबर हो जाता है? रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, टॉरिजनल कांस्टेंट के मान लेते हैं और इनटू में थीटा, जितना वो घूमी, मतलब जितना वो ट्विस्ट हुई। ठीक है, तो अगर यहां से टॉरिजनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाले, रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना ये वाला, कि वो जो वायर है वो ट्विस्ट हुई, कितना ट्विस्ट हुई, तो उसका टॉरिजनल कांस्टेंट इनटू में थीटा। ये हो गया रीस्टोरिंग टॉर्क। तो बस यहाँ से के की वैल्यू निकाल दो, एन आई ए बी अपॉन में थीटा। एन अब सबकी वैल्यू रखो 100, आई करंट 10 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, इंटू ए एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया मैंने, इंटू में बी, बी हो गया 0.01 टेस्ला, और अपॉन में थीटा, थीटा 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 0.05 रेडियन। पॉइंट से पॉइंट हट गया यहाँ पे, इस 5 से इसको काट लो, 2 इंटू 2 ऊपर बन गया 4, 4 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 100 400, और इंटू में 10 की पावर -3 -4 तो 10 की पावर -7। इसको कर सकते हो आप, इसे कितनी पावर में ले रखा है इन्होंने? इसे ले रखा है 10 की पावर -5 में, -5 तक एडजस्ट करोगे तो ये 4 इंटू 10 की पावर -5 बन जाएगा। तो बस यहाँ से ये k की वैल्यू इन्होंने जो दी है वो रख दो, x इंटू 10 की पावर -5। ये जो k की वैल्यू हमने निकाली है ये आ रही है 4 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 से -5 कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 4, x की वैल्यू 4 है। x नहीं, सॉरी, हाँ x ही तो निकालना था, ठीक है, x की वैल्यू। तो ये नीट वाले, वो सॉरी जेई मेंस वाले क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब शुरू करेंगे नीट के सवाल। चलो अगला सवाल लगा रहा हूं। चलो बच्चों क्वेश्चन लगा दिया मैंने। देखो ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने 5 साल के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। तो 5 साल के क्वेश्चंस हमें यहाँ कर ले। क्वेश्चन है ए पार्ट 89 का ए पार्ट। देखो क्वेश्चन ज़्यादा थे तो मैंने उनको ए बी पार्ट में बनवा दिया। ए टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस, एक कॉइल है जिसके अंदर टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 टर्न्स, रेडियस उसकी आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैरीज ए करंट, करंट है उसके अंदर का 7 एम्पियर का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर, कॉइल के सेंटर पे उसका मैग्नेट। तो ये कॉइल, ये इसकी रेडियस आर, उसके अंदर टर्न्स और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल के मैग्नेटिक, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2R।
ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई उसके अंदर का करंट 7 एम्पियर, अपॉन में 2R, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2। ये एक टर्न की वजह से हुआ, n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो फिर पूरे n टर्न्स की वजह से आ जाएगा, तो इंटू में n भी कर दो इसके। n कितना था 100। लो जी, ये आपका हो चुका है। एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पे, और 2 से इसको काटा 2 पाई, तो 2 इंटू 7 14, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, इंटू में नीचे क्या बचा 10⁻⁻2, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, +3 तो 10⁻⁻4। चेक करो इतना बच रहा है, इससे इसको काटो, ये आ गया 44 इंटू 10⁻⁻4। इसको लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻3 या 4.4 मिली टेस्ला। ऑप्शन चेक करो, 4.4 मिली टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान। अब आप कहोगे कि सर आपने 24 का क्वेश्चन दिया, 25 का क्यों नहीं दिया? 25 में कुछ मुश्किल आया था क्या? क्योंकि आपको पता ही है पेपर 25 का क्या खतरनाक आया है, तो कुछ मुश्किल नहीं आया था। और उस पेपर को आप ज़्यादा खतरनाक नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हो कि पहले पेपर आसान आ रहे थे, ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। हाँ, 4-5 क्वेश्चन उसमें थे जो बहुत टफ थे, पर उनको करना एकदम से ऐसा नहीं था कि उनको ही सबसे पहले करना था हमको, या उनको ही करके काम चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर काम डाउन होके सवाल लगाए जाते तो आसानी से किए जा सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा मत कहो कि बहुत मुश्किल था या ऐसा था कि बिल्कुल हुआ नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक था पेपर। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ थे, वो मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, 25 का मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये शीट पहले बन चुकी थी, तो अब जो 25 में सवाल आया है वो भी आपको मिलेगा अगली शीट से, अगले वाले चैप्टर से। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। चलो, सवाल लगा दिया मैंने। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है और 89 वाले का ही बी पार्ट है बच्चों। मैंने कहा कि क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से मैंने ए बी पार्ट करके बना दिए थे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 250 ग्राम इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी। बहुत आसान है। एक वायर है, उसके अंदर करंट चल रहा है, मान लो आई, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। मान लो ऐसे अंदर की तरफ लगा हुआ हो, ऐसे, या बाहर की तरफ आता हुआ हो, किधर भी डायरेक्शन हो सकती है, बस इस तरह से है उसकी डायरेक्शन कि ये इसका वेट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा mg, और उसका जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Fm। ये मैग्नेटिक फोर्स है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। Fm इज इक्वल टू mg। ये दोनों एक दूसरे को मिलकर बैलेंस कर रहे हैं ताकि ये हवा में ऐसे लटकी रहे, नीचे ना गिरे। नीचे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे ना गिरे, अपने वेट से नीचे गिरेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर लग गया उतना ही सेम जितना इसका वेट है, तो फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। चलो, अब Fm की वैल्यू निकाल लो, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो वो कितना होता है IBL। ठीक है बच्चों, तो IBL साइन थीटा, साइन 90 रख लेते हैं, और 90 हो गया। जैसे अगर ऐसे लगाया और करंट ऐसे है तो उनके बीच में एंगल 90, और mg। अब यहाँ से मुझे करंट निकालना है, mg/bl। m कितना, तो m कितना था 250 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दो 0.25 kg आ गए, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, इन्होंने तो 9.8 दी है, चलो वही लेनी पड़ेगी फिर तो। 9.8 अपॉन में बी की वैल्यू 0.7, और फिर बचा क्या एल, लेंथ 2 मीटर। चलो ये इससे कटा। अब यहाँ से 7 से शायद ये कट जाए, 14, ये इसको काट दो, यहाँ से 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो,
1.75 के करीब बैठ रहा भाई, है कोई सा आंसर? 1.75 बी आंसर है। ये आ गया आपका आसानी से यार, बहुत आसान थे सवाल, बहुत आसान। कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, नीट के क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल लग रहे या मेंस के, या दोनों आसान लग रहे हैं, ये बताना मुझे। या जो मैंने शुरू में कराए थे वो, मेरे ख्याल से तो आप उन्हीं को कहोगे वो ज़्यादा मुश्किल थे सर, जो शुरू में आपने कराए थे। जो मैंने अपने क्वेश्चन कराए थे वो थोड़े से मुश्किल तो थे खैर, पर वही प्रैक्टिस ऐसे ही होती है अच्छे क्वेश्चन करने से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा दिया मैंने। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नीट का 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। समझते हैं जरा सवाल क्या दिया है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन ए सर्टेन रीजन। जो जो उसने दिया है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, लगा दिए मैंने, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन, अगर इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाए, सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से छोड़ा गया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फील्ड की डायरेक्शन में, दोनों फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इधर ही छोड़ दिया हमने, ठीक है। देन स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड कम होगी, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड बढ़ेगी, विल टर्न टुवर्ड्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो एक बात बताओ, वी स्पीड दिया आपने, एक बात बताओ, जब वी स्पीड दोगे तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? पहला फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पे एक फोर्स लगा पीछे की तरफ, Q इंटू ई, Q इसका चार्ज वो तो E है, और E मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग गया, जो इसको क्या दे रहा है? देखो वेलोसिटी आगे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ फोर्स लगा है, जो इसको क्या करेगा? रिटार्डेशन देगा, रिटार्डेशन, जो इसको रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा। तो इससे, इस फोर्स से तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम, क्योंकि पीछे की तरफ ये रिटार्डेशन लग गया और ये इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा स्पीड की वजह से, लेकिन पीछे रिटार्डेशन की वजह से इसकी स्पीड घटती चली जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी दूसरे फोर्स का इफेक्ट देखना भी बाकी है। चल, दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालना है तो वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। अब देखो आगे की तरफ B है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी आगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो F की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ यही लगा रहा है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि इसकी स्पीड लगातार घट रही है। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर स्पीड विल डिक्रीज, ए ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आसान सवाल था भाई, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 91 मैंने लगा लिया, ये भी 2023 का ही आया हुआ है। काफ़ी सवाल आए थे नीट में 2023 में इस चैप्टर से। इसमें इसका ए पार्ट, ए वायर कैरिंग ए करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल। एक वायर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रखी है, और उसमें करंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और लेंथ उसकी एल दे रखी है। चलो जी ठीक है, सही है इतना। फिर इट इज कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप टेस्ला। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, वायर पर लगने वाला
मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। बहुत आसान है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा, तो फिर तो इसकी लेंथ भी वेक्टर की फॉर्म में निकाल लो और वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला था वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स I इंटू एल क्रॉस बी, ये था फॉर्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए L चाहिए, L इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, L ही दे रखी है, लेकिन L वेक्टर बनाना है। L वेक्टर कैसे बनता था, तो L वेक्टर है वायर जिसका जिधर करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में उसका लेंथ वेक्टर निकाल लो, उसका लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर होता है कि लेंथ है कितनी L और डायरेक्शन क्या है इसकी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आई कैप से इसकी मल्टीप्लाई, ये बन गया लेंथ वेक्टर और ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई करंट आई वो तो कैपिटल आई दे रखा है, एल वेक्टर को लिख लो एल आई कैप, फिर क्रॉस कर दो किसके साथ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बच्चों ये आ गया, करो जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई को तो बाहर रखो, एल को भी बाहर ले आओ, अंदर बचा आई क्रॉस आई वो तो 0 हो गया, फिर आई क्रॉस जे तो 3 इंटू आई क्रॉस जे आ गया, फिर माइनस 4 इंटू आई क्रॉस के आ गया, आई क्रॉस के आ गया बच्चों, आई इंटू में एल, अब अंदर चेक करो कितना बचा, आई क्रॉस जे कितना होता, आई के बाद जे तो आई क्रॉस जे हो गया के, तो 3k कैप माइनस 4 आई क्रॉस के, आई से पहले के तो फिर आ जाएगा माइनस जे, आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस जे, तो ये आ गया आई एल 3k कैप और माइनस माइनस प्लस का 4j कैप, ये आ गई एफ वेक्टर। अब इसका निकाल दो क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वैल्यू इसकी, तो वैल्यू निकालते हैं कैसे, वैल्यू जब निकालते हैं इस पर पूरे पे मोड लगा देंगे, तो मोड में से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले ही बाहर आ जाएगी आई और एल। अब 3k और 4j का मोड कैसे करेंगे, तो k का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5, 5IL आ गया, ये आ गया इस रॉड पे लगने वाला फोर्स। बच्चों आंसर चेक करो 5IL, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने 91 का बी पार्ट, ये भी 2023 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, काफी सवाल आए थे नीट में। ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर शेप ऑफ ए टू बी, ए से बी तक इसकी सेमी सर्कुलर शेप है, ओके एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय, ओके पी पर करंट, अरे बहुत सारे सवाल लगाए हैं यार आपने पहले इससे ऐसे। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा टी पर, किस किस की वजह से, एक तो इस वायर की वजह से, अब इस वायर की वजह से कितना होगा, अब याद करो अगर कोई वायर है ऐसे और उसके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए यहाँ से r डिस्टेंस पे, इसमें करंट चल रहा है I, तो पहले तो इसकी फील्ड, पहले मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूँ, इस वायर की वजह से यहाँ P पॉइंट में, तो फील्ड की डायरेक्शन में इसकी करंट की डायरेक्शन में रखो थंब, फिंगर्स घुमाओ तो फिंगर्स अंदर जा रही है, मतलब यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है, ओके कितना, तो वायर्स की वजह से कॉर्नर पे जो फील्ड आता था उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 4πr, आई इसके अंदर का करंट, r इससे ये पॉइंट की डिस्टेंस, ये आता था फील्ड अंदर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ। अब इससे निकालो, तो अब ये करंट यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे गया, तो यहाँ से ऐसे घूम के गया करंट की डायरेक्शन में थंब, तो इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से, ये जो है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से ये बाहर की तरफ आ रहा है फील्ड, तो ये B1 है बाहर की तरफ आएगा, इसकी वजह से उसे कह दो B2। तो ये जो सर्कुलर वायर है,
सेमी सर्कुलर वायर, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा आधे सर्किल की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो म्यू नॉट आई करंट वही है अपॉन में 4 और रेडियस है इसकी r। बिल्कुल ठीक है। ये किस तरफ है, लेकिन ये है बाहर की तरफ। ओके, बाहर की तरफ हो गया डॉट। फिर आया इसकी वजह से, अब इससे भी ये इतना ही दूर है r डिस्टेंस पे, तो और फील्ड किस तरफ है इसका, तो फील्ड हो गया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई और अंदर जा रहा है ये भी। इस वाली वायर की वजह से बनेगा B3, तो वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, वही सेम जैसा ऊपर बना था और अंदर की तरफ। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों वेक्टर हैं, ऐसे नहीं ऐड होंगे, वेक्टर की तरह ऐड होंगे, डायरेक्शन के साथ ऐड होंगे, तो डायरेक्शन के साथ हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बी टोटल जो आ जाएगा, बी टोटल या बी नेट, वो कितना आ जाएगा, तो बी नेट आ जाएगा। जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ है उनको प्लस ले लो, या जो बाहर की तरफ है उनको प्लस ले लो, जैसा भी इन्होंने ले रखा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो जो बाहर की तरफ है उसको प्लस ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये तो बाहर की तरफ है ये वाला फील्ड, इसको ले लो प्लस। दूसरा बाकी ये दोनों अंदर की तरफ है, इस दोनों को अंदर की तरफ ले लो माइनस, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और ये भी इतना ही है तो इसका डबल कर दो, बस 2 लगा दो यहाँ, तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2/π। आंसर चेक करो, और ये किस तरफ आ गया, ये नेट हमने ये माना कि जो अंदर की साइड है उसको नेगेटिव लिया है, जो बाहर की साइड है उसको पॉजिटिव, तो ये बाहर की साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2/π, इसमें भी है इसमें भी है, पर ये हमारा जो आ रहा है हमने किसको बड़ा माना है, खुद सोचो, हमने बाहर वाले को पॉजिटिव लिया है और हमारा आंसर मान लो यहाँ प्लस आ रहा है बाहर, तो इसका मतलब बाहर की तरफ है, तो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, तो ये ऑप्शन हमारा बैठ गया। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है यार सवाल में, और मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में भी आ रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं क्या दिया है। ये सवाल एक्चुअल में ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं, ये तो गैल्वेनोमीटर की वजह से इन्होंने यहाँ लगा दिया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था मैंने सवाल, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराया था। इस तरह से यहाँ पे 2 लूप बनाए थे मैंने, किरचॉफ लॉ लगाया था और वहाँ से फिर उसको आसानी से कर दिया था। याद ना हो तो चलो मैं करा देता हूँ एक बार। यहाँ से इसमें दिया क्या है, गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का करंट 0 है। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर करंट 0 है इसके अंदर। चलो ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट जाना ही नहीं है इसका मतलब। चलो फिर हम यहाँ से कैसे करें, यहाँ से भेजते हैं करंट आई, ये करंट यहाँ से निकला, ठीक है, ये करंट यहाँ से पहुँचा, यहाँ इधर गया, इधर तो गया ही नहीं, इस वाली ब्रांच में तो गया ही नहीं, ठीक है, तो बस तो यहाँ से घूम के वापस आई यहीं आ गया। अब लगा दो यहाँ पे किरचॉफ, तो किरचॉफ कैसे लगाते थे, जैसे यहाँ से कॉर्नर पकड़ लो, यहाँ का यहाँ से चले आगे तो ये मिला रेजिस्टेंस, पहले इसका पोटेंशियल लिख दो, हम भी आगे जा रहे हैं, करंट भी आगे जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल हो गया प्लस का 400i, v इज इक्वल टू आई आर, इसका पोटेंशियल होता है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है आई इंटू आर, उसके अंदर का करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, तो वही लिख दिया। अब हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, इसलिए इसको प्लस लेना है। अब इधर चलो, अब इसके अंदर से भी करंट कितना निकला आई, तो प्लस का आर आई। अब यहाँ से इधर गया करंट और फिर ये बैटरी मिली तो माइनस का 10, ये बैटरी का पोटेंशियल -10, क्योंकि बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला हमें इधर से चलते हुए माइनस, इसलिए माइनस, और इक्वल्स टू में 0, हम जिस पॉइंट से चले थे घूम के उसी पॉइंट पे पहुंच गए। चलो जी, यहाँ से तो आर की वैल्यू निकल नहीं रही, पर एक बात समझ में आ रही है,
क्या इस वाले लूप का भी तो कुछ रोल होगा? हाँ है। इसमें भी लगा दो, इसमें भी किरचॉफ लॉ लगा दो। चलो लगाओ यहाँ से इस लूप में। तो यहाँ से चले कॉर्नर से, पहले इधर गए, इसमें तो करंट है ही नहीं तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा। फिर यहाँ से ये तो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल +2, इधर से आते हुए पहले टर्मिनल मिला हमें ये तो +2, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ से कुछ नहीं है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस का पोटेंशियल -का और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए तो इक्वल्स टू में 0। तो IR की वैल्यू आ गई 2। इस IR की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 400I प्लस IR की वैल्यू 2 -10 = 0। तो 400I -8 = 0। तो I की वैल्यू आ गई 8/400। लो ये I की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमें R चाहिए था। R की वैल्यू उठा के यहाँ रख लो। तो R है 2/I। तो 2/I की वैल्यू 8/400, 400 को ऊपर ले जाओ, 8 से इसको काटो, 50 × 2 100 ओम बच्चों। तो R की वैल्यू 100 ओम। तो मतलब C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कर चुके हैं हम ये सवाल पहले भी, पर चलो कोई बात नहीं। तो चलो बच्चों आज के सेशन को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। अगले सेशन में हम इसके सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन, और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद चैप्टर 5 की शुरुआत करेंगे। उसकी भी शीट मैंने बनवा ली है और आपके क्वेश्चन रेडी हैं, रेडी फॉर यूज़। प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार क्वेश्चंस को लगाते रहिए। वीडियो को जब ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम पे कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को खुद से लगाइए, पहले खुद से लगाइए फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रहे, आपकी रेगुलर क्वेश्चंस इस तरीके के लगते रहें। क्वेश्चन हर तरीके के मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, तो मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले। ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन अच्छे से लगवा दिए और बाकी सब बकवास हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की कोशिश ये है कि सब इस तरीके के हों कि आप JEE मेन और नीट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हों। और मैं ये कहूँगा कि जो ये सोचते हैं कि नहीं सर इसमें आपने जैसे मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं उनको ना करें, नीट वाले कर लें, सिर्फ जो नीट वाले स्टूडेंट हैं, तो वो गलत सोच है आपकी। दोनों तरीके के क्वेश्चन लगाइए, इतने मुश्किल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि नीट भी अब ऐसा ही आना है जैसे 2025 में आया है। इतना टफ ना हो जाए, पर उससे थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, पर अब लगभग सेम सा ही लेवल है मेंस का और इसका। बस मेंस के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे, बाकी नीट के क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट होंगे, और कुछ नहीं, कंसेप्ट वाइज उनका सेम लेवल रहने वाला है। तो चलो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी मेरी एफर्ट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सेशन में दोबारा मिलेंगे, कल करेंगे बच्चों। ओके।